अभी कैबिनेट का गठन हुआ है, अब फिर एक कांग्रेस के अंदर एक लड़ाई फिर चल पड़ी है मलाईदार विभाग को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि विकास की बात करने वाली, जब सरकारें आती है तो विकास की बात करती है, पार्टियां लड़ती हैं चुनाव कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, जब गंगा बहाने की बात आती है, जब विकास की गंगा बहाने की बात आती है तो अपने अपनी गंगा बहाने की जो है मंत्री सोचने लग जाता है। तो ऐसे में ये जो अभी विभागों के लिए लड़ाई है, इस लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? उसको तो नहीं लगता कहीं कोई लड़ाई है। निश्चित रूप से अपने मंत्रिमंडल का गठन करना और किस मंत्री को किस विभाग को दिया जाए, वो निश्चित रूप से विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से लोकतांत्रिक ढंग से विचार विमर्श के उपरांत लोगों की अनुभव और प्रतिभा के आधार पर विभागों का बंटवारा करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये अनुभव का आधार है लकेड़ा जी, लगता है आपको, या ये मलाईदार विभागों को अपनी तरफ खींचने की कवायद है? देखिए, जितने लाचार प्रधानमंत्री इस देश में दिल्ली में बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी, और 10 जनपद से पूरी सरकार संचालित होती है, इस सरकार में लगभग वही लाचारी विजय बहुगुणा जी की है, मगर सोनिया जी की जगह यहाँ हरीश रावत जी हैं। और देख लीजिएगा दायित्वों के जिस तरह वितरण होंगे, विभागों के वितरण होंगे, या जिस तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, स्पीकर के प्रत्याशी जो तय होंगे या राज्यसभा के तय हुए हैं, तो इन सबसे साबित हुआ है कि विजय बहुगुणा जी के विवेकाधिकार कितने हैं। मुझे तो लग रहा है मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की फाइल भी कहीं और होगी, वहाँ से तय कर दी जाएगी। और जितनी लाचार स्थिति में विजय बहुगुणा जी हैं, मुझे नहीं लगता इतनी कमजोर सरकार उत्तराखंड के इतिहास में, भले ही छोटा सा इतिहास रही या होगी। सुरेंद्र जी, बात करें, अभी एक मंत्री पद जो है कि सीट खाली है, हरक सिंह रावत के उस पर विराजमान होने की चर्चा है। ऐसे में जबकि हरक सिंह रावत ने सार्वजनिक रूप से मंत्री पद ना लेने की बात कही है, तो क्या लगता है हरक सिंह रावत का क्या रोल अब आने वाले टाइम में आपको दिखेगा? हरक सिंह रावत जी एक बहुत कर्मठ, योग्य और सब संघर्षशील नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन से सड़क तक उनका बड़ा भारी योगदान क्षेत्र की समस्याओं को, राज्य की समस्या को उठाने में रहा है। कम से कम डिप्टी सीएम की बात करते हैं, क्या उनका अधिकार है कि मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण करें, और उनको डिप्टी सीएम दिया जाएगा? उनके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में निश्चित रूप से इस संबंध में विचार विमर्श हुआ है, और मुख्यमंत्री का क्या जो भी विवेकाधिकार है वो उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मुझको पूरा विश्वास है इस समस्या का। सुरेंद्र जी, हाँ या ना में सुनना चाहूंगा, क्या हरक सिंह रावत को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है? देखिए, डिप्टी सीएम का किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत विस्तारित चर्चा के बाद योग्यता और प्रतिभा के आधार पर इस पर चयन करेंगे, ये उनका ही अधिकार है। ये सवाल निश्चित रूप से लकेड़ा जी उनसे ही पूछा जाना। डिप्टी सीएम की मांग उठी है इस बीच में, तो आपको लगता है क्या राज्य में डिप्टी सीएम की जरूरतें हैं? देखिए, अपने किसी कार्यकर्ता को अगर ये ओहदा दिया जाता है और इस छोटे से राज्य में उसका व्यवहार नहीं होता है और उस पर सर्वसम्मति है किसी सारे सदन की, उनके अपने आपसी सदस्यों की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं गलत होगा। किंतु अगर ये परंपरा पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सुविधाएं दी जा रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में या उनके प्रभाव की वजह से उनकी और भी सुविधाओं पर राज्य में व्यय होता है, जो मजबूरी भी होता है, तो वो अगर होता है तो इस छोटे से राज्य के लिए ये परंपराएं ठीक नहीं होंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी अन्य पार्टी हो, ये नवोदित राज्य है और जितना मितव्ययता इस राज्य में हो सके वो बेहतर होगी। और जिस तरीके से हमने पिछले 350 लाल बत्तियाँ इन्होंने बांटी, हमने जो आवश्यक निगम या जो परिषदों में नामित करना था उतने ही किए, तो हमें यह अपेक्षा है कि अगर इस राज्य को जिस तरीके से हमने मितव्ययी राह दिखाई है, कांग्रेस उसे सबक ले, या फिर 2002 से 7 तक का जो हुआ है ड्रामा, उस तरह का करना है तो जनता उसका सबक सिखाएगी। सुरेंद्र जी, एक बड़ा लगता मितव्ययता की बात सही है, क्योंकि कांग्रेस समय में जिन बत्तियों की बात मेरे दोस्त करते हैं, मेरे छोटे भाई करते हैं, उन बत्तियों पे तो मात्र 2500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था। और अब तो जो 200-250 लाल बत्तियाँ कहें या दायित्वधारी कहिए, इस भाजपा की सरकार में तो उनको 10-10, 12-12 हज़ार, उसके अलावा
जो अन्य सुविधाएं दी जा रही थी वो तो मितव्ययिता की दृष्टि से ठीक नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 30 करोड़ के बंगले में निवास में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई और दो दो बंगलों को एक बनाकर उसमें कब्जा जमाए रखा, तो मैं समझता हूँ मितव्ययिता की बात तो बेमानी हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है सुरेंद्र जी, मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आमतौर पर सरकारें बनती है, सरकार बनने के बाद नौकरशाही में फेरबदल होता है, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों, इस तरफ जो सरकारें क्यों जाती है? क्या यही नौकरशाह पिछली सरकार का भी हिस्सा होते हैं? तो जब सरकारें बदलती है तो इन्हें क्यों बदला जाता है, क्या कारण लगता है? मैं फिर कहना चाहूँगा कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किससे क्या काम लेना है, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है। उस विवेकाधिकार के तहत चाहे अधिकारी हों, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, नेता हों, उनकी प्रतिभा योग्यता के आधार पर यदि कामों का बंटवारा होता है तो मैं समझता हूँ मैं नौकरशाही की भी बात कर रहा हूँ, मैं अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ। चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, किससे क्या काम लेना है उसकी योग्यता का आंकलन कर कर, उसकी प्रतिभा का आंकलन कर कर यदि कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें तो कोई बुराई मुझको नहीं लगता नजर आनी चाहिए। उसको बहुत स्वस्थ दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि हर व्यक्ति का काम का अपना अलग अंदाज होता है। उस अंदाज के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी से काम लेना चाहता है, आप भी अपने मीडिया में, अपने चैनल में कैमरामैन से अलग काम लेते हैं, जो अपना एंकर है उससे अलग काम लेते हैं, हर क्षेत्र में ये परंपरा है। इस परंपरा पर मुझको नहीं लगता कहीं उंगली उठाने की गुंजाइश कहीं